कई बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी से लड़ाई करके या किसी से झगड़ा करके अपने दिन भर की पढ़ाई बर्बाद कर देते हैं। वे किसी से उलझ कर अपना दिन भर का नुकसान कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए एक पंक्ति है कि जिंदगी को मैंने कुछ इस कदर आसान कर दिया, जिंदगी को मैंने कुछ इस कदर आसान कर दिया, अपनी गलती पे माफ़ी मांग ली और दूसरों की गलती पे उन्हें माफ़ कर दिया। इन्हीं दो अच्छी बातों के साथ हम चलते हैं कक्षा 8वीं के अध्याय 1 के वर्ग एवं घन पाठ के। ठीक है ना, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि आप कक्षा 8वीं का क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, कक्षा 8वीं का वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो मैं वहाँ पर रिप्लाई दिया था उनको कि क्लास 8 था, क्लासेस कमिंग सुन करके। ठीक है, तो आज हम प्रारंभ करते हैं कक्षा 8वीं के अध्याय 1 गणित का अध्याय 1 है वर्ग एवं घन, स्क्वायर एंड क्यूब। अंग्रेजी में वर्ग को हम स्क्वायर कहते हैं एवं घन को हम क्यूब कहते हैं, याद रखिएगा। अब ये स्क्वायर एवं क्यूब होता क्या है, ठीक है, बी प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ये चौक का डिब्बा है। ठीक है, तो ये जो चौक का डिब्बा है इसमें एक सरफेस, एक सतह को आप देखिए, तो ये जो एक सतह है, ऐसी सतह या ऐसा एक आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, मतलब सभी भुजाओं का मान बराबर होना चाहिए। ऐसी चतुर्भुजीय आकृति या ऐसी 4 भुजाओं वाली बंद आकृति जिसके सभी भुजाओं का मान बराबर हो एवं संलग्न 2 भुजाओं के मध्य बनने वाला जो कोण है वो 90 अंश का हो। अब देखिए बोर्ड पे यहाँ मैं दर्शाता हूँ। देखिए ये वर्ग का एक डायग्राम मैं यहाँ पर बनाया हुआ हूँ। तो ये 4 भुजा वाली आकृति है सॉरी ये 4 भुजा वाली जो आकृति है इसमें सभी भुजाओं का मान बराबर है, ए ही है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए खास बात और है कि 2 संलग्न भुजा, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों जो संलग्न भुजा है, मान लीजिए जिसको हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये ए डी भुजा और डी सी भुजा के मध्य जो बनने वाले कोण है वो 90 होगा और अंदर में जितने भी कोण बनेंगे उसका मान कितना होगा, 90 अंश होगा, समकोण होगा। ठीक है ना, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ग वह 4 भुजाओं वाली बंद आकृति है जिसके प्रत्येक भुजा का मान कितना होता है, बराबर होता है। अब देखिए जैसे कि इसका हम क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब एरिया निकालें, क्षेत्रफल निकालें, हम इसका एरिया निकालें तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, जैसे किसी भी चतुर्भुज का हम या आयत या वर्ग के संदर्भ बात करें तो उसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी यदि हम लंबाई गुना चौड़ाई करें, चूंकि लंबाई और चौड़ाई का मान तो बराबर है ना गुड्डू, तो लंबाई का मान बराबर है, लंबाई का मान है a और चौड़ाई का मान भी है a। ठीक है, तो a गुना a, तो यहाँ पर एरिया a बराबर क्षेत्रफल a बराबर कितना हो जाएगा, a का वर्ग, मतलब भुजा का वर्ग, ऐसे करके। इस बात को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं घन की ओर, समझने का प्रयास करते हैं घन होता क्या है। ठीक है, तो फिर मैं लेता हूं चौक का डिब्बा। अब ये चौक का डिब्बा देखिए आप, इसमें टोटल 6 फलक हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फलक हैं। 6 यहाँ पर फलक हैं, 6 फलकों से ये ढका हुआ है। अब 6 फलक यदि वर्ग हो, ध्यान दीजिएगा बात को, यदि 6 फलक वर्ग होने का क्या, वर्ग होने की कंडीशन क्या है, वर्ग होने की कंडीशन ये है कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। मतलब यदि कोई बंद आकृति है 6 फलकों वाली तो इसकी सभी भुजाओं का मान बराबर होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए जो आप एक क्यूब रहता है जिसको आप कलर मैच करते हैं ऐसा ऐसा करके, वो होता है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, घन का। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। अब देखिए घन को हम अगर चित्र में दर्शाएं, ब्लैक बोर्ड में दर्शाएं तो कुछ ऐसा चित्र बनेगा उसका। इसमें क्या होता है, इसमें सभी भुजाएं जो होती है बराबर होती है। ठीक है ना, जितनी भी भुजाएं दिख रही है आपको, यहाँ भुजाएं जो है कोर का कार्य करते हैं, उसको अपन कोर कहते हैं। तो घन में कितने कोर होते हैं टोटल, देखिएगा 12 भुजाएं होंगी या 12 कोर होंगे। भुजा को ही हम कोर कहते हैं गुड्डू। तो ये जो भुजा है वो कितने हैं, 12 है। तो एक घन में 12 कोर होता है। फलक मैं बोल दिया, ये एक फलक है, इधर एक फलक, इधर एक फलक, पीछे एक फलक, ऊपर एक फलक, नीचे एक फलक, कुल मिला के 6 फलक होते हैं। और शीर्ष मतलब ये जो पॉइंट जहां पर 3 भुजाएं आपस में मिलती है, इसको हम शीर्ष कहते हैं। कुल मिला करके 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या देखें कि कोर कितने होते हैं, कोर कितने होते हैं, 12।
ठीक है। किसी भी घन में कोर कितने होते हैं, 12 कोर होते हैं, और शीर्ष कितना होता है, शीर्ष जो होता है वो 8 शीर्ष होता है, और फलक कितने होते हैं, फलक जो होता है वो 6 फलक होते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि इसके क्षेत्रफल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका जो आयतन के संदर्भ में हम बात करें तो आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई तो भी उतना ही है जितना चौड़ाई है, चौड़ाई भी उतना है जितना ऊंचाई है, मतलब तीनों का मान बराबर है। मान के चलते हैं ए है, तीनों का मान ए मैं यहाँ पर चित्र में दर्शाया हुआ हूँ, तो ए गुना ए, ठीक है। तो कितना होगा भैया, a⁻3, a का घात 3, यही तो है क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम माने आयतन, ठीक है, ऐसा। तो आयतन क्या हो जाता है घन का, V फॉर वॉल्यूम होता है, याद रखिएगा, वॉल्यूम इक्वल टू a³। अब संख्याओं के संदर्भ में हम वर्ग को समझते हैं। देखिए यदि किसी भी संख्या का वर्ग के संदर्भ में हम बात करें तो 1 का वर्ग 1 गुना 1 बराबर 1 होगा। वैसे 2 का वर्ग की बात करें तो 2 गुना 2 बराबर 2 दूने 4 होगा। समझ गए ना, किसी भी संख्या का वर्ग करना हो तो उसी संख्या को 2 बार गुना कर देना है, ठीक है। जैसे कि 3 का वर्ग है तो 3 गुना 3, 3 तिया 9 हो गया। यहाँ 4 का वर्ग है, 4 गुना 4, 4 चौके 16 हो गया। ऐसे ही 5 का वर्ग है, 5 पछे 25 हो गया। 6 का वर्ग है, 6 छक्का 36 हो गया। 7 का वर्ग है, 7 गुना 7, 7 सते 49 हो गया। 8 का वर्ग है, 8 अट्ठे 64 हो गया। वैसे 9 का वर्ग है, 9 गुना 9 बराबर 9 निया 81 हो गया। यहाँ पर 10 का वर्ग है, 10 गुना 10, 10 दहम 100 हो गया। इस प्रकार तो मैं जितने भी विद्यार्थी सबसे अपील करूंगा, कम से कम 25 तक का वर्ग आप लोग को मुंह जबानी याद होनी चाहिए, ठीक है ना गुड्डू। हाँ, अब देखिए यहाँ एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है, ये 1 का वर्ग है, 1 जो है विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है, 9 भी विषम संख्या है। ये सभी विषम संख्या है और ये सभी विषम संख्याओं के वर्ग हैं। तो देखिए विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही आया, 3 जो विषम संख्या इसका वर्ग भी एक विषम संख्या आया। तो हम यहाँ पर से सीखते हैं कि सभी विषम संख्याओं का जो वर्ग होता है वो विषम संख्या ही प्राप्त होता है। समझे कि नहीं, ये भी विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या है। कहने का मतलब विषम संख्याओं का जो वर्ग है वो विषम संख्याएं प्राप्त होती है। यहाँ देखिए सभी सम संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8, 10 सभी क्या है, सम संख्याएं हैं और इनका जो वर्ग है वो भी सम संख्या ही प्राप्त हुआ हमको। समझे कि नहीं ना समझे। यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या ही होता है और सम संख्याओं का वर्ग करें तो हमें सम संख्या की ही प्राप्ति होती है, ठीक है गुड। कुछ वर्ग संख्या और देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ 1 का वर्ग किए तो 1 आया, 2 का वर्ग किए तो 4 आया। अब उसमें खास बात यह है कि यदि हम 1 का वर्ग करते हैं तो एक विषम संख्या को हमने जोड़ा, एक विषम संख्या लिया। 2 का वर्ग किए तो क्रमशः 2 विषम संख्याओं को, मतलब एक के बाद विषम संख्या 3 है तो 1 और 3 को जोड़ दिए, प्राप्त हुआ हमको क्या, 4। 3 का वर्ग क्या आएगा, क्रमशः 3 विषम संख्याओं को जोड़ना, 1, 3, 5 तीनों को जोड़ दिए 9 आ गया। समझ रहे हो गुड्डू। हाँ, अब 4 का वर्ग क्या होगा, क्रमशः 4 विषम संख्याओं का योग, यही 4 का वर्ग होता है। तो ये क्वालिटी है, एक गुण होता है वर्ग का, इस गुण पर भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। वैसे 5 का वर्ग करें तो 1, 3, 5, 7, 9 प्रारंभ की 5 विषम संख्याओं को हमने जोड़ दिया। वैसे यदि 6 का वर्ग करें तो प्रारंभ की 6 विषम संख्याओं को जोड़ दीजिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब वैसे देखिए और वर्गों की क्या क्या क्वालिटी होती है उसको देख लेते हैं। 1 का वर्ग 1, अब 11 का वर्ग, यहाँ कितने 1 हैं, 2 1 हैं, इसलिए 1 गए फिर 2 गए, फिर वहां से विपरीत क्रम में उतरेंगे, 2 के बाद फिर 1 आए। वैसे ही देखिए यहाँ पास 1 1 1 3 गो 1 है, 3 1 है ना, तो 3 1 है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 तक चढ़ गए।
अब उसके पश्चात 3 से फिर नीचे उतरेंगे, 3 के बाद क्या, 3 के पहले क्या आता है 2, 2 के पहले क्या आता है 1। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्वालिटी होती है, यहाँ पर आप आंख बंद करके इनका उत्तर दे सकते हैं। समझ गए ना? जैसे कि यहाँ देखिए 4 1 है, 1 2 3 4 तक जाइए, 4 से फिर नीचे ही तक उतरिए, 4 3 2 1, तो 1 2 3 4, 4 के बाद फिर 3 2 1, यही इसका उत्तर होगा। समझ गए ना? वैसे यहाँ पास देखिए 5 गो 1 है, अब 5 गो 1 है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से विपरीत क्रम में नीचे उतरिए 4 3 2 1। समझ में आ गया ना? ये क्वालिटी होती है वर्ग की। यहाँ भी देख लीजिए, ये भी प्रॉपर्टी होता है एक वर्ग। अब हम समझेंगे कि ये जो अभाज्य गुणनखंड है और पाइथागोरीय त्रिक है, ये क्या होता है। समझे कि नहीं गुड्डू? तो देखिए, हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करें तो हमारे पास एक संख्या है 144 और दूसरी संख्या है 200, दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल करके बताएंगे। 144 हमने ले लिया, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 से हमने भाग दिया, 2 सत्ते 14 और 2 दूने 4, फिर 2 से कटे गए क्योंकि ये सम संख्या है। जो भी सम संख्या होता है वो 2 से कटता है, 2 से भाग जाता है। तो 2 तिया 6 हासिल आया 1, ये 12 हो गया, और क्या हो जाएगा जी 2 छक्का 12 ऐसे। फिर 2 से कटेगा 1 क्योंकि सम संख्या है, 2 1 कम 2, 3 में 2 घटा तो 1 बचा, 1 6 के आगे आ गया तो ये हो गया 16, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे, 2 9 18 हो जाता है। फिर हम यहाँ 2 से तो कटेगा नहीं जी, 3 से ट्राई करके देखते हैं। फिर 3 से कटाए, 3 3 9 हो गया, अब ये फिर 3 से कटेगा, 3 1 कम 3 हो गया। तो इस प्रकार देखिए कुल कौन कौन संख्याओं से यह भाग गया जी, 2 2 2 2, कुल मिला के 4 को 2 है और 2 3 है, तो उसको हम गुणा के रूप में लिख लेंगे। कैसे गुणा के रूप में लिख लेंगे? 144 इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इस प्रकार। तो यहाँ देखिए ये जोड़े बन रहे हैं ना, ये अब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये क्या है 144 का अभाज्य गुणनखंड है। अब चूंकि जोड़े बन रहे हैं इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, याद रखिए पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, पूरा जोड़ा बन गया, इसलिए ये जो 144 है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब हम 200 का निकाल के देख लेते हैं, 200 का निकाल के देखते हैं। फिर ये 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, फिर 2 से कटेगा, 2 5 6 10, 2 शून्य 0, ऐसे करके फिर 2 से कटेगा, 25 बार जाएगा, 2 दूने 4 और हासिल 1 आया, फिर 10 हो गया, 2 5 6 10 हो गया। ठीक है, ये 5 से कटेगा जी, 5 5 6, 5 5 6 25, फिर 5 से कटेगा जी ऐसे। ठीक है ना, 5 1 कम 5। अब इसको भी हम गुणनखंड के रूप में लिख लें तो जो 200 होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, 200 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, 3 गो 2 है तो 2 गुना 2 गुना 2 और 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। समझ में आया? तो ये क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है, इसी को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 200 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। समझ में आया? अब जोड़ा बनाकर देखते हैं, 2 का जोड़ा बना, 5 का जोड़ा बना, लेकिन क्या इस 2 का जोड़ा बना? नहीं बना। इसलिए ये जो 200 है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मेरी बात समझ गए ना? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, क्योंकि जोड़ा नहीं बना इस 2 का। अब इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए यदि पूछा जाए कि किससे गुणा करना पड़ेगा, तो किससे गुणा करना पड़ेगा भाई? 2 में हम यदि 2 का और गुणा कर दे तो जोड़ा बन जाएगा ना। इसीलिए हम कहेंगे कि 200 में हम यदि 2 का गुणा कर दें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। ठीक है, और मान लीजिए यह प्रश्न पूछा जाए आप लोगों को कि 200 में कौन सी संख्या का भाग दें हम कि यह 200 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे? अब देखिए 2 का जोड़ा बना हुआ है, 5 का भी जोड़ा बना हुआ है। अब यदि हम 2 से भाग दे दें, भाग 2 कर दें, तो ये ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 के साथ कट जाएगा ना। मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ 2 से भाग कर देते हैं। अब 2 से भाग करेंगे तो ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 के साथ कट जाएगा, तो इस प्रकार 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, तो वो भी पूर्ण संख्या होगी।
तो यदि प्रश्न यह डाला जाए कि 200 में कौन सी संख्या का भाग करेंगे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो हम 2 का भाग करेंगे। यदि प्रश्न ये डाला जाए कि 200 में हम कौन सी संख्या गुणा करेंगे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो हम 2 का ही गुणा करेंगे, क्योंकि 2 का गुणा करने पर तो जोड़ा बनेगा ना। ठीक है, अब चलते हैं पाइथागोरीय त्रिक की ओर। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, और पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम कौन सी संख्या का गुणा करना पड़ेगा और कौन सी संख्या का भाग करना पड़ेगा। अब पाइथागोरीय त्रिक की ओर चलते हैं। तो आपके पास पाइथागोरीय त्रिक को समझने के लिए 3 संख्याएं दी गई, यहाँ 3 संख्याएं दी गई है, या 3 संख्या आपको मिलेंगी, ठीक है ना। अब आपको प्रूफ ये करना है कि क्या ये पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं है। तो पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं है, इसको समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। देखिए 3 संख्या है, उसमें सबसे छोटी संख्या है 5, उससे बड़ी संख्या है 12, उससे बड़ी संख्या है 13, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या 13। अब सबसे बड़ी संख्या को छोड़ करके जो 2 अन्य संख्याएं बचती है उनका वर्ग करके योग करते हैं। जैसे कि 5 का वर्ग किए और 12 का वर्ग किए, इनको हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो ये तीसरी जो बड़ी संख्या है उसके वर्ग के बराबर आनी चाहिए। तो करके देखते हैं, समझ में आया इतना। 2 छोटी संख्याओं का वर्ग करके जोड़ते हैं, उसका जो मान है वो बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो यह पाइथागोरीय त्रिक है। 5 × 5 = 25 धन 12 12 144 होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, 25 तक का वर्ग जो है आपको मौखिक याद होना चाहिए, ठीक है। तो 5 × 5 = 25, 12 12 144 बराबर 13 का होता है 169, 13 का वर्ग। अब सॉरी 169 होता है यहाँ पर। अब देखिए 144 में 25 हम जोड़ेंगे तो ये भी इतना ही आएगा 169, क्योंकि 4 और 5 को जोड़े तो 9 आया, 4 और 2 को जोड़े तो 6 आया, और 1 का 1, ठीक है। 169 = 169, तो बराबर हुए ना। इसीलिए 5, 12 और 13 का जो जोड़ा त्रिक जो है, ये जो त्रिक है 3 संख्याओं का जो समूह है, इसको अपन त्रिक कहते हैं। 3 संख्याओं के समूह को हम त्रिक कहते हैं। तो यह जो त्रिक है वह पाइथागोरीय त्रिक है। समझ में आया। 5, 12, 13 जो त्रिक है ये पाइथागोरीय त्रिक है, क्योंकि 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के योग के बराबर हो गई, ठीक है। अब उसी प्रकार हम 3, 4 और 5 को चेक करेंगे, ठीक है। तो 3, 4 और 5 को चेक करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसी प्रकार जमाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं जी। अब 3, 4 और 5 में 2 छोटी संख्या है 3 और 4 है, और सबसे बड़ी संख्या 5 है। तो 3 का वर्ग करेंगे और 4 का वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। और इधर क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, देखते हैं बराबर है कि नहीं है। 3 का वर्ग होता है 3 × 3 = 9, और 4 का वर्ग होता है 4 × 4 = 16 बराबर 5 का वर्ग 5 × 5 = 25। अब 16 और 9 को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, इधर भी आ गया 25। इसलिए यह भी त्रिक जो है वो पाइथागोरीय त्रिक है। 3, 4, 5 जो संख्या का समूह है वह पाइथागोरीय त्रिक है। आशा करता हूं कि आपको अभाज्य गुणनखंड पाइथागोरीय त्रिक में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक।